पेपर देने का तरीका है उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़े से चेंजेस करें ताकि हम ज्यादा स्कोर कर पाए। मार्क्स में कुछ लिखा होता है क्या कि ये इजी की तरफ से आया है या इस टफ की तरफ से आया है? इसमें कोई कलर वलर अलग आते हैं क्या इन मार्क्स के कि भाई टफ वाले अलग और इजी वाले अलग, ऐसा कुछ होता है क्या? तो सर एक काम करते हैं ना, हार्ड पेपर दे देते हैं, एकदम धमाकेदार पेपर दे देते हैं। इतने सारे लोगों के एक ही नंबर आ गए तो इन लोगों की रैंकिंग देने में बैंड बज जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। ऐसी है जैसे मैं भी पेपर सेट करता हूं तो अभी मतलब ये नॉलेज तो मेरे को अब आई, जब मैं पढ़ता था तब नहीं थी ना, मुझे कोई बताने वाला था कि मैं आपको थोड़ा सा पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताना चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कंपटीशन में और 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में अंतर है। और किस बात का अंतर है? कंपटीशन इज यूज्ड टू फाइंड द टॉप स्टूडेंट एंड बोर्ड में ऐसा नहीं है। बोर्ड में तो क्या है कि आपका एक सर्टेन नंबर होता है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है, एक सर्टेन लिमिट होती है, इससे ज्यादा आपके मिल गए तो आप पास हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे। बोर्ड में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, कंपटीशन में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया अपने को? यार बाकी लोग क्या रे, आज कुछ खाया पिया नहीं क्या लोगों? और बाबा ये प्रियंका, नरुटे, पूर्वा, राजश्री, बाबा बात करोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाती है तो फिर, है ना? तो मैं फिर से पूछता हूँ कि आपको क्या कंपटीशन में और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जो डिफरेंस है, क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है? हाँ सर। ओके तो अब देखिए कि आपको शायद पता हो कि जैसे अपन क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी क्या होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। टूर्नामेंट भी बेसिकली है क्या, कंपटीशन ये है कि कौन फाइनली जीत के आता है। तो टूर्नामेंट में क्या होते हैं, कोच होते हैं कि जब अपना बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, तो उनका काम क्या होता है कि उनका काम है पहले तो बैटिंग बॉलिंग बताना और दूसरी काम की स्ट्रैटेजी बनाना कि किस तरह से स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आज इस मैच में हम खेलेंगे और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं या ज्यादा से ज्यादा विकेट लें या कम से कम रन दें बॉलिंग करते टाइम में। उसी प्रकार से जैसे मैं इस कंपटीशन की बात करूं तो मैं आपका कोच हूं, तो बाबा यहाँ मैं एक स्ट्रैटेजी की बात करना चाहता हूं जो आपके 2 साल में बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैच खेलने का तरीका है, यानी कि आपका जो एग्जाम देने का तरीका है, हो सकता है किसी का सही हो, किसी हो सकता है किसी का गलत हो, तो उसी बारे में मैं बात करूंगा। देखिएगा ये जो तरीका मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट तब और बन जाएगा जब हमारे पास में सिलेबस बढ़ता जाएगा। सिलेबस बढ़ता जाएगा तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपके स्कोर में कम से कम 10% का इंप्रूवमेंट कर देगी, है ना? मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं कि ज्यादा पढ़ो ऐसा नहीं कह रहा हूं, नो। मैं क्या बात कर रहा हूं कि हम जो पेपर देने का तरीका है उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़े से चेंजेस करें ताकि हम ज्यादा स्कोर कर पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, है ना, जैसे मैंने कर लिया, जेई के पेपर की बात कर लेता हूँ और उसी बात को आप अपने नीट के पेपर में भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं जेई का एग्जांपल ले लूंगा क्योंकि बार बार जेई बोलूंगा तो उसी के रिलेटेड रहेगा, जेई नीट में कंफ्यूजन ना हो। तो मैं जेई शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो लोग नीट वाले हैं नीट वाला समझ लें, है ना। मैं नीट वाला भी शुरुआत कर सकता हूँ, तो थ्रू आउट नीट की बात कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, नीट की बात कर लेते हैं। जैसे नीट में मैं बताता हूं कि अपने पास फिजिक्स में अपने पास होते हैं 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए 1 to 45 क्वेश्चंस। 1 to 45 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 45 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और उसके अगर एक आप गलत करेंगे तो -1 मार्क है। चलो ठीक है सर अगर मैं बात करूं क्या ये 45 प्रश्न का जो डिफिकल्टी लेवल है सभी का सेम होता है क्या? क्या कभी आपने फील किया है कि किसी सवाल में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है? क्या कभी आपने फील किया है किसी सवाल में आपको कम टाइम लग रहा है? ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ? हाँ सर। यस बिल्कुल हुआ है। ठीक है, और अभी जो अपना पास सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर जो पेपर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए 3 घंटे सफिशिएंट हो जाते हैं।
ना थोड़ा सा ज्यादा होता है ना थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल एकदम बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, तो आपको टाइम की कमी होगी, टाइम की कमी होने लगेगी, और उस समय में ये स्ट्रेटेजी काफी महत्वपूर्ण होगी। अभी तो क्या है कि आपको हो सकता है कि जितने सवाल करने हैं उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इवेंचुअली अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको वो समझने में दिक्कत होगी कि पेपर में टाइम कम होने लगेगा, है ना। पेपर में जो अपने 3 घंटे होते हैं वो कम होने लगेंगे, और इस स्ट्रैटेजी की मदद से हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें उसकी बात करेंगे। तो मैं करता हूं कि यार 45 क्वेश्चंस थे, तो सभी के सभी क्या सिंपल क्वेश्चंस थे क्या? क्या सिंपल क्वेश्चंस थे क्या? नहीं थे। क्या सभी के सभी टफ क्वेश्चन थे क्या? नो नहीं थे। तो हर एक पेपर की बात करें तो वहां पर कोई ना कोई सिंपल प्रश्न होगा, कोई ना कोई मीडियम प्रश्न होगा, और कोई ना कोई हार्ड प्रश्न होगा, है ना। जैसे मैं भी पेपर सेट करता हूं, तो अभी मतलब ये नॉलेज तो मेरे को अब आई, जब मैं पढ़ता था तब नहीं थी ना, मुझे कोई बताने वाला था कि कोई भी पेपर सेट करना हो, सारे सवाल सिंपल नहीं कर सकते। सोचते हैं क्यों नहीं कर सकते, सोचते हैं क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या है कि नीट का पेपर है, नीट के पेपर में बैठने वाले लगभग 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोगों में से शुरुआत के 1 से 1.5 लाख बच्चे काफी सिंसियरली मेहनत कर रहे होंगे, फिर उसके बाद में लगभग 1.5 लाख से लेकर 5 लाख के बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा एवरेज मेहनत कर रहे होंगे, और 5 लाख से 10 लाख तक के ऐसे बच्चे होंगे जिनको बस पेपर का फॉर्म भर दिया, मम्मी ने बोला था इसलिए वजह से पेपर में देने आ गए। तो सिंपल प्रश्न अगर सारे के सारे 45 प्रश्न सिंपल दे दिए, इजी दे दिए, तो होगा क्या कि हमारे जो शुरुआत के 1.5 लाख बच्चे थे, क्या वो सिंपल प्रश्न कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। क्या हमारे जो 1.5 लाख से 5 लाख के बच्चे थे, वो मीडियम वाले बच्चे, क्या वो कर पाएंगे पेपर? चांसेस हैं कि काफी हद तक वो कर लें। और इनफैक्ट जिन लोगों ने इतनी सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करी थी, हो सकता है उन लोगों में से भी कोई अच्छा पेपर करके आ जाए। तो यहां पर सिंपल पेपर दे दिया तो सभी के मार्क्स ज्यादा आने की संभावना है या कम आने की संभावना है? यार ये ऐसा टफ सवाल था क्या ये? आपको क्या लगता है कि मैंने पेपर सिंपल दिया तो मार्क्स ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। चलो ठीक है। अब ऐसा सोचो कि हमारे पास में नीट के लिए 10,000 रैंक बनानी है, 10,000 रैंक बनानी है, और 10,000 रैंक बनानी है, तो अभी मेरे पास में जो पेपर था उसमें 720 मार्क्स का पेपर होता है, और ऐसा हो गया कि 720 पर ही 3 लोग आ गए, 719 पर ही 10 लोग आ गए, 718 पर ही 1,000 लोग आ गए, और 717 पर ही कुछ मान लो कि 3,000 लोग आ गए। हो सकता है ना कि अगर पेपर आपने इतना सिंपल बना दिया कि भाई ये ऐसा कुछ बन गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे दिल पे मत ले लेना एग्जैक्टली यही नंबर, कि पेपर इतना सिंपल बना दिया कि इस प्रकार से हो गया। अच्छा, आपको पता होगा कि नीट में रैंक बनती है, जेई में रैंक बनती है, तो अगर इतने सारे लोगों के एक ही नंबर आ गए तो इन लोगों की रैंकिंग देने में बैंड बच जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। ऐसी एजेंसी जो ये पेपर कंडक्ट करवाती है, उसको अपना ये रैंकिंग देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद आप समझ पा रहे होंगे ये बात, ठीक है ना। शायद आप ये समझ पा रहे हैं कि यार रैंकिंग देने में उनको दिक्कत हो जाएगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यार रैंक कैसे दे पाएंगे फिर, कि यार मतलब मान लो कि इसको रैंक नंबर 1 था, इसको रैंक नंबर 2 था, इसको 3 था, तो रैंक नंबर 3 की जगह यहाँ पर 1,000 लोग बैठे हुए, रैंक नंबर 4 की जगह यहाँ पर 3,000 लोग बैठे हुए, मतलब उसमें रैंकिंग कैसे हो पाएगी? उसमें जो हमारा कॉलेज की सीट थी वो किसको दे पाएंगे? ये कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल पेपर नहीं दे सकते। ओके, चलिए सर बात करते हैं हार्ड पेपर की। तो सर एक काम करते हैं ना, हार्ड पेपर दे देते हैं, एकदम धमाकेदार पेपर दे देते हैं। चलो ठीक है, धमाकेदार पेपर दे दिया तो क्या हो जाएगा? तो होगा क्या कि हमारे पास में जो मरे हुए बच्चे थे, मरे मतलब वो 5 लाख से 10 लाख के बच्चे थे जिन्होंने कुछ खास पढ़ा नहीं था, वो लोग कहाँ होंगे? लोअर रेंज में होंगे, है ना, लोअर रेंज ऑफ मार्क्स में होंगे। चलो ठीक है,
और जो हमारे मीडियम वाले बच्चे थे, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 5 लाख वाले बच्चे जो मीडियम तैयारी करते हैं, वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, वो भी यहाँ पर लोअर रेंज ऑफ मार्क्स में आएंगे। और जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है, वो हो सकता है कि कोई 710, 715, 720 मार्क्स लेके आए, और फिर धीरे 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, कि मतलब हो सकता है 720 मार्क्स पर एक बच्चा हो, फिर हो सकता है 711 मार्क्स पर दूसरा बच्चा हो, फिर हो सकता है कि 708 मार्क्स पर तीसरा बच्चा हो, और हो सकता है कि अपने पास फिर सीधा 680 मार्क्स पर चौथा बच्चा हो। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। तो जिसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन से मेहनत करी, उसके लिए तो वो पेपर कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जो इससे थोड़ा लोअर रेंज के हैं, उनके लिए वो बहुत दिक्कत कर देगा। तो होगा क्या ना, कि जो लोअर रेंज के मार्क्स होंगे, जैसे मान लो कि मैंने कह दिया 300 मार्क्स, तो 300 मार्क्स पर हो सकता है कि 10,000 बच्चे बैठे हों। क्यों? क्योंकि यार पेपर टफ था, तो कई लोगों के कम मार्क्स आए, इस वजह से 300 मार्क्स पर मेरे पास में बहुत कम ज्यादा बच्चे मिले। हो सकता है 301 पर मुझे, हो सकता है कि 15,000 बच्चे मुझे मिल गए। मतलब जो सिचुएशन यहां हो रही थी, बस नंबर ज्यादा थे। इस बार क्या हो रहा है, बस नंबर कम है और भीड़ भड़का यहां पर हो रखी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो यहाँ पर जो कंपटीशन एग्जामिनेशन का पर्पस है, वो है अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन देना। वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर रैंकिंग देने में उनकी बैंड बच जाएगी। तो इसका मतलब क्या सीधा सीधा हार्ड पेपर देना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब वो पेपर बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी आगे की जिंदगी वो बहुत टफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई पेपर बनाना तो एक काम है, उसके बाद रिजल्ट भी तो देना है। तो रिजल्ट देते देते उनकी बैंड बच जाएगी। तो भाई ये काम भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब चाहे कोई भी पेपर हो, दुनिया का टफ से टफ पेपर हो, हमारे पास में इजी, मीडियम एंड टफ प्रश्न आने वाले हैं। इजी, मीडियम एंड टफ, ये तीनों प्रश्न बनने वाले हैं, वहां पर होने वाले हैं। ठीक है सर। तो इजी, मीडियम और टफ रहेंगे। तो लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि मान लीजिए लगभग 30 to 40% के आसपास में इजी प्रश्न होते हैं। लगभग 20-30 के आसपास में, 20 से 30% के आसपास में इतने होते हैं। और ये लगभग मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लो कि लगभग 30-40% के आसपास में अप्रोक्सीमेटली टफ होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पेपर टू पेपर, हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे कुछ हो जाए, लेकिन एक रफ आइडिया शायद आपको ये लग गया होगा। एक रफ आइडिया आपको ये लग गया होगा कि हाँ भाई क्या होने वाला है ना, हाँ भाई क्या होने वाला है, कि एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। तो यार एक चीज बताओ कि टफ प्रश्न को सॉल्व करने के बाद में कितने नंबर मिलेंगे? एक टफ प्रश्न अगर नीट का प्रश्न में सॉल्व करता हूं तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 4 मार्क्स। अच्छा सर, अगर मैं एक इजी प्रश्न सॉल्व करता हूं, इजी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो वो कितने नंबर देके जाएगा? 4। अच्छा, ये मार्क्स में कुछ लिखा होता है क्या कि ये इजी की तरफ से आया है या इस टफ की तरफ से आया है? इसमें कोई कलर वलर अलग आते हैं क्या इन मार्क्स के, कि भाई टफ वाले अलग और इजी वाले अलग, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। इन मार्क्स में कोई अंतर नहीं है। मार्क्स चाहे 4 इजी वाले से लें चाहे टफ वाले से, 4 मार्क्स मिलेंगे तो 4 मार्क्स ही मिलेंगे। ना तो उस 4 की कोई कम वैल्यू है, ना इस 4 की ज्यादा वैल्यू है। क्यों? दोनों की वैल्यू बराबर है। तो शायद मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूं आपको आइडिया लग गया होगा, कि क्यों ना हम अपने पेपर के ये वाली रेंज, अपनी पेपर की ये वाली रेंज को कवर कर लें। कौन सी वाली रेंज? ये वाली रेंज को। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप 60 से 70% पेपर कह सकते हैं इजी से मीडियम रेंज में है। और अगर डिसेंट इनफ मेहनत करते हैं तो आप ये 60 से 70% का जो स्कोर है वो कर सकते हैं, आसानी से अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखना, इजी सवाल और मीडियम सवाल लिए हैं, इसको टाइम कम लगता है और आउटपुट 4 नंबर का ही देता है। अब आप खुद सोचिए कि मैं अगर 720 का 70% अगर निकालता हूं, मैं अगर
720 का 70% निकालता हूं तो कितने नंबर आ जाएंगे? लगभग लगभग बता दो। अप्रोक्सीमेटली ये 500 मार्क्स के आसपास में कुछ बनेगा। अप्रोक्सीमेटली ये 500 मार्क्स के आसपास में कुछ बनेगा। शायद आप ये समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन कि अपने पास टोटल पेपर था वो 720 का था, उसमें से 70% मार्क्स अगर आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास में आपके मार्क्स आते हैं। 500 इज डिसेंट इनफ स्कोर। लेकिन अभी आपके पास हार्ड प्रश्न भी है और इसी के बेसिस पर रैंकिंग डिसाइडर होता है। ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो यार मेरा जो पेपर करने का स्ट्रैटेजी जो अभी तक मुझे समझ में आया है कि कैसे करना चाहिए वो ये है। मान लीजिए फिजिक्स का पेपर खोला, फिजिक्स में आपके पास पेपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पहली बात कि ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में आया अरे यार ये ऐसा था, वेक्टर दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी और उसका एंगल दे दिया है और रिजल्टेंट पूछा है। तो जैसे ये दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। वो बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसे और बेटर सॉल्व किया जाए। ओके, तो इसका मतलब आप उस सवाल को जैसे ही पढ़ेंगे आपके दिमाग एकदम दौड़ने चालू हो जाएगा, एकदम आप रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब उस सवाल को एकदम धमाधम वहीं से कर लो, धमाधम, उसको छोड़ना ही नहीं है, एकदम मस्त कर दो वहीं के वहीं, उसको छोड़ना ही नहीं है, वहीं खत्म कर दो उस बेचारे को। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, ऐसा ही मजा आ गया, अरे वाह क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और मेरे पास एक्सेलरेशन दे दिया, पूछा है वेलोसिटी फाइनल। अरे यार ये तो v = u+at था, अभी कर देते हैं, चलो एकदम हाथों हाथ यहीं पर ही कर दिए। चलो वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। अच्छा तीसरा पढ़ा, बाउंसर गया, शू, कुछ पता ही नहीं लगा भाई करना क्या है इसमें, क्या दिया है वो भी नहीं पता लगा और क्या करना है वो भी नहीं पता लगा। इसका मतलब उससे लड़ने नहीं बैठना, उससे लड़ने नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि भैया उससे आगे वाला, या शायद हो सकता है उससे आगे वाला, या हो सकता है उससे आगे वाला आपको आसानी से 4 मार्क्स देने के लिए बैठा हुआ है। लो भाई मेरे 4 मार्क्स लेके जाओ। तो इस पहलवान से क्यों लड़ना भाई, पहलवान से लड़ोगे तो मर जाओगे। क्यों ना हमारे पास यहाँ पे जो लल्लू पंजू बैठे हैं, पहले उन सभी लल्लू पंजू को एक साथ खत्म करके आए। तो यहां पर पहला काम क्या होना चाहिए कि ऐसे सीक्वेंस में जब आप सवाल करना चालू करेंगे, इसका मतलब यह है कि भाई जो सवाल आपने पढ़ा और एकदम से क्लिक कर गया तो वहां पर आप सॉल्व कर लीजिए, वहां पर आप सॉल्व कर लीजिए। और अगर सवाल पढ़ा और क्लिक नहीं किया और भाई साहब कुछ पता ही नहीं लगा, आसपास हवा भी नहीं लगी, तो उस सवाल को वहां पर कुछ मार्क कर दीजिए, है ना, वो मार्क फॉर रिव्यू आता है ना, ऐसा कुछ वो ऑप्शन आता है अपने पास में उसमें ऑनलाइन पेपर में, तो मार्क कर दीजिए। तो मार्क कर दोगे तो वापस आके इसको देख सकते हो जब अपना टाइम बचेगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि हमारे पास में जो इजी सवाल थे, जो लगभग 30-40% थे, वो हम कर लेंगे पहले ही गो में, पहले ही राउंड में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, यार सर समझ में तो आ रहा है कि हल्का फुल्का समझ आ रहा है, हो सकता है मैं पेन चला लूं तो उसको सॉल्व करके हो सकता है कि अपना काम बन जाए, तो करो ना भाई। तो इसको जैसे ही पेपर को सॉल्व किया, पेपर को चालू किया, तो यहां पर आपके पास में एक क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करो, ट्राई करो, और आगे जाके हो सकता है वो आपसे सॉल्व हो जाए और आंसर मैच कर जाए। वेरी गुड, बल्ले बल्ले। बाय चांस अगर आंसर मैच नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि यार ये चीज काफी सिस्टमैटिकली अगर मैं फिर से करूं तो हो सकता है आ जाए, तो यहां पर इस सवाल को, है ना, इस सवाल को वापस से देखने के लिए अपन मार्क कर लीजिए, कॉपी में मार्क कर लीजिए, जहां पर भी आप वो सॉल्व करते होंगे ना, रफ वर्क करते होंगे, उसको मार्क कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा इस प्रकार से जब हमने चूज कर लिए इजी वाले पेपर प्रश्न और हमारे मीडियम वाले प्रश्न, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 50-60-70% के आसपास में इस रेंज में आप जाएंगे। एग्जैक्टली तो कैसे बताऊंगा, वो तो पेपर टू पेपर वेरी करेगा, लेकिन एक रेंज आपके पास आ जाएगी कि यार 50 से 70% मार्क्स के आसपास में मैंने अपने आप को कवर कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। फिर आता है कि अपने पास रिमेनिंग टाइम, जैसे मान लो कि आपने ये कर लिया, फिर मान लो कि भाई आपने एक क्वेश्चन वो किया था कि मैंने सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं किया, जो टाइम बच गया है उस क्वेश्चन के पास जाओ। उस क्वेश्चन के पास जाओगे तो इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन अगर आपने एकदम कचरा कर रखी है, कचरा मतलब जैसे आपके पास में जो पेपर होता है A4 साइज का पेपर, A4 साइज के पेपर में ऐसे बीच में लाइन बना दो
और लाइन बना के यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कर दो, ये नंबर 2, फिर यहाँ ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लो, फिर यहाँ पर नंबर 3 फिर कैलकुलेशन कर लो, नंबर 4 फिर कैलकुलेशन कर लो। जमा जमा के करने की जरूरत नहीं है, नो। फिर क्या जरूरत है सर कि भाई अपने पास सारी जो भी कैलकुलेशन है एक जगह पे हो जाए। अदरवाइज होगा क्या कि पेपर में आपने एक कैलकुलेशन कहीं और कर ली, दूसरी कैलकुलेशन कहीं और कर ली, तीसरी कैलकुलेशन और कहीं और कर ली, तो वापस जब आप रिवाइज करने या उस सवाल को देखने आओगे तो वहां पर बैंड बज जाएगी, ढूंढते ढूंढते वहां पे 5 मिनट वैसे ही निकाल दोगे, तो प्रेशर में आ जाओगे। तो इस प्रकार से अपने पास में इजी और मीडियम को सॉल्व करना है। सर अगर मीडियम में मैं बात करता हूं, मीडियम में कि सवाल सॉल्व कर रहा हूं लेकिन आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, मतलब बीच में अटक सा गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो मुझे उस सवाल के साथ में फाइट करनी चाहिए या अगले सवाल पर जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए? तो आंसर इज कि होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक पेपर सवाल को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दे दिए और वो सॉल्व नहीं किया, तो चांसेस हैं कि वो आगे भी सॉल्व ना हो, और अगर आपने उसको 4 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए तो आपके टोटल 8 मिनट वो ले चुका है और आउटपुट उसने कुछ नहीं दिया, तो आपका मेंटल प्रेशर कुकर बन जाएगा, और वहां पर आपने भले ही वो सवाल छोड़ दिया लेकिन अगले सवालों में उसका इंपैक्ट आपको दिखने लगेगा, तो मेक श्योर कि हमारे पास में ये जो ऐसे अगर कहीं अटक जाते हैं, कहीं पर ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पर कुछ मार्क कर लीजिए कि यार लिख लीजिए कहीं पर नंबर, और बाद में जब पेपर के सॉल्व करते करते आपका टाइम बच गया है तो उसको फिर फाइट कीजिएगा। फिर ये दोनों चीजें हो गई, क्या हो गई, एक तो इजी वाला कर लिया, एक मीडियम वाला कर लिया, बचा कौन? हार्ड वाला बचा है, टफ वाला बचा हुआ है। तो अब ये जो राउंड हो चुके हैं अपने इजी वाले और मीडियम वाले, फिर टफ वाले के पास में आते हैं एंड देन सॉल्व इट, और फिर उसमें से कुछ सवाल हो जाएंगे, कुछ सवाल नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेटली हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपनी लगभग 70 से 80% मार्क्स के आसपास में अपन अपने आप को श्योर कर सकते हैं। सर 100% नहीं कर सकते क्या? देखो क्या होता है कि ये अगले 81% से लेकर अगले 100% तक पहुंचने में आपको बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि शायद आपको पता हो कि जब 10वीं बोर्ड की बात करें तो आपको पता ही होगा कि यार लगभग 0% से लेकर 50% 60% लाना तो बहुत आसान काम है। 0% से लेकर 50% 60% लाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन भाई फिर मैं 60% से 80% लाना ये थोड़ा मॉडरेट काम है, और 80% से लगभग 99% तक लाना ये सुपर टफ काम है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, व्हाट कैन आई टेल यू, कि यार आप खुद सोच सकते हो कि यहां पर अमाउंट कितना बड़ा अपना परसेंटेज का, 0 से कितना हो गया ये 60, तो यहां पर 60% का इंक्रीज हुआ है, यहां पर कितने परसेंट का चेंज हुआ? 20%, और यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली 20% का चेंज हुआ है। मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं कि ये 0 से 60 पहुंचने में जो 60% का जो आपका एफर्ट है वो बहुत कम होगा, ये आपका जो एफर्ट है वो मॉडरेट होगा, और ये जो है आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा। तो शायद इसके पीछे का लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि बाबा अपने पास में ये 70-80% तक पहुंचना अपने पेपर में आसान है, अगले 81 से लेकर 100% तक पहुंचना मुश्किल है। तो कम से कम अपने 80% तो अश्योर कर लो, तो आप लोगों से मैं पूछता हूं कि खुद बताइए कि क्या आप लोगों के 80% से ज्यादा मार्क्स अभी आ पा रहे हैं? बहुत कम ही होंगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है, शर्माना मत, है ना। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो 80% प्लस जा रहे होंगे। तो आई टेल यू दैट कि यार 0 से 80% पहुंचने में एफर्ट जितना लगेगा और 80% से 100% तक पहुंचने में एफर्ट जितना लगेगा, ये बाद वाला एफर्ट बहुत ज्यादा होगा। अरे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 0 से 80% तो कम से कम पहुंच जाए, पहले अपन 0 से 80% तो पहुंच जाए, फिर बाद में फाइट करेंगे अपन 81 से 100% की।
तो मेक श्योर इस डिफरेंस को समझिए, एक स्ट्रैटेजी से अपनाइए और इस स्ट्रैटेजी को आप अपने एग्जामिनेशन में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन ये स्ट्रैटेजी नक्की आपके पेपर में, जो फाइनल पेपर है उसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद कर देगी। तो मुझे लगता है ऐसा आप लोग करेंगे और उसमें रिजल्ट्स दिखेंगे। कोई दिक्कत होती है तो टॉक टू मी, अपन बात करके उसका रिजल्ट प्रॉब्लम निकाल सॉल्व कर लेंगे। बट हाँ, ये स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करना है, इसकी मदद से ही हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर आपको बस पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने आपको पढ़ने की स्ट्रैटेजी नहीं बताई। पढ़ना अलग है, सेम नॉलेज रहते हुए भी हो सकता है कि आपकी नॉलेज सेम रही, उसके बाद में भी हो सकता है आप एक पेपर में 80% मार्क्स लेके आए और दूसरे पेपर में हो सकता है 60% मार्क्स लेके आए। क्यों? क्योंकि आपने पेपर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मेक श्योर जो हम अपनी नॉलेज को सेम रखते हुए भी जो इंप्रूव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, जो इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर में, क्यों ना कर लें उसको। तो अब मेक श्योर यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी इन योर एग्जामिनेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट JEE, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट नीट। ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए फुलफिल करेगी। तो अगर किसी को कोई भी कंसर्न है, कोई समस्या है कि यार सर चलो ठीक है ये तो हो गया, सर इसके अलावा मुझे ये दिक्कत लग रही है, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। अगर लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नो सर। ओके, परफेक्ट। तो चलो आज का अपना समय एक्चुअली समाप्त हो गया है। तो पेपर को अच्छे से करिए, एनालाइज कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए एंड इवेंचुअली अपने लगभग 1.5 से पौने 2 साल बाद में डेफिनेटली हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो चलो बच्चा लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू। गुड डे बच्चा, बाय। बाय सर।